हेलो गाइस, दिस इज सुरेश और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडिएंट डिसेंट। ग्रेडिएंट डिसेंट क्या होता है, क्यों ग्रेडिएंट डिसेंट यूज़ होता है और किस तरह से ग्रेडिएंट डिसेंट यूज़ करके मॉडल को ट्रेनिंग करते हैं, वो सारा पैरामीटर सब डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली इन डेप्थ ग्रेडिएंट डिसेंट कैसे वर्क करता है। सो जस्ट रीकेप स्टडी ऑलरेडी आप ग्रेडिएंट डिसेंट का नाम तो सुना होगा, बट जस्ट रीकेप आपने एक फंक्शन मेनली जो एक फंक्शन होता है या जिसको लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं कि y इक्वल टू या प्रिडिक्शन इक्वल टू या z इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, दैट इज़ द लीनियर फंक्शन फॉर एवरी परसेप्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक एक जब रिग्रेशन की स्टडी किया होगा आपने, तब यूनिवेरिएट रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। यूनिवेरिएट मतलब कि जैसे कि एफ एक्स डब्ल्यू इक्वल टू W0 1 प्लस W1। यूनिवेरिएट का मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। जब मल्टीवेरिएट है तो यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हैं, तो W0 W1 X1 W2 X2 W3 ऐसे करके पूरा सीरीज बनेगा। राइट। सो जो फाइनल फंक्शन बनता है y इक्वल टू कैपिटल W कैपिटल X प्लस बी, जहाँ पे W क्या होगा, कैपिटल लिस्ट ऑफ या सीरीज ऑफ W1 W2 W3 होगा, और X कैपिटल क्या होगा, X1 X2 X3 X4 X5 5 होगा। तो इस तरह से X1 X2 इनपुट हो गए, W क्या हो गए, पैरामीटर हो गए जिसको हम वेट बोलते हैं। फाइनली गोल क्या होता है पूरी ट्रेनिंग का, हमें गोल ये होता है कि हम वो वेट अचीव करें जिससे कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेटली आए। रिजल्ट का मतलब जो भी हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, क्लासीफाई करना चाहते हैं, डिटेक्शन करना चाहते हैं, वो एक्यूरेटली आए, ऐसा कौन सा वेट होगा। तो अब ये यदि फंक्शन में भी यदि आप देखते हो तो कि W को X से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर W2 को X2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करके फाइनली अपन को WX प्लस फाइनली FX प्लस W अपन को मिलता है। तो FX ये फाइनली अपना रिजल्ट है। ये रिजल्ट डिपेंड करता है W पे। अब W यहाँ पे वेट है, अब इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वे हमें नहीं पता। जब ट्रेनिंग शुरू होता है तो इनिशियली रेंडमली हम इसको इनिशलाइज करते हैं, रेंडमली इसको कुछ भी रेंडम वेरिएबल से इनिशलाइज कर दिया, बट वो एक्चुअल नहीं है। तो जैसे जैसे मॉडल ट्रेंड करते हैं, जैसे जैसे करते हैं, तो हम इसको हमेशा W को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं हमेशा, एवरी आइट्रेशन। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि इपोक क्या होता है और आइट्रेशन कैसे करते हैं, बैच में डेटा कैसे प्रोसेस होता है। जैसे बैच का अपन ने डिस्कस किया था, इपोक अपने डिस्कस किया था। तो एवरी इपोक में, या इपोक लेवल ले लो या बैच लेवल ले लो, वो डिपेंड करता है कि आप एल्गोरिथम को कैसे अपडेट करते हो। तो फॉर एग्जांपल हम इपोक पे अपन अपडेट करते हैं, तो एवरी इपोक पे W की वैल्यू हम अपडेट करेंगे, W की वैल्यू अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। सो यहाँ पे आप एक छोटा सा फंक्शन देख रहे होंगे, W इक्वल टू W माइनस एल्फा डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉस फंक्शन विद द रेस्पेक्टिव ऑफ वेट। तो ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अपन को कर रहे हैं लॉस फंक्शन का। एल्फा यहाँ पे लर्निंग रेट है, W यहाँ पे पुराना वाला W है, और ये अपडेट हुआ W है। राइट, ऐसा करके। तो सिंपल सा ये फंक्शन यदि आपको दिख रहा होगा, इसमें एक ही चीज़ है कि हम लॉस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू W और लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो पूरा वैल्यू आएगा उसको W से घटा रहे हैं, वो अपन का एवरी इपोक के अंदर अपडेट होगा वेट। ऐसे मान लो इपोक 1 आया, उसमें W1 अपडेट, इपोक 1 W1 अपडेट हुआ, फिर इपोक 2 चला तो वापस से लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटाएंगे, ऐसे W हमेशा अपडेट होता रहेगा। अब ये अपडेट इसका अपडेट का डिपेंडेंसी क्या है, कैसे अपडेट हो रहा है, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये कैसे डिसीजन हो रहा है। इसका डिसीजन किस पे होता है, लॉस फंक्शन पे होता है। ये अपना लॉस फंक्शन है। तो लॉस, अभी देखो कि लॉस जितना ज़्यादा होगा और उससे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और पेनल्टी ज़्यादा लग रही है। यदि लॉस ज़्यादा है तो पेनल्टी ज़्यादा है, तो W की वैल्यू में से कुछ हम घटा रहे हैं, ऐसा करके। तो ये हमेशा हर एपोक में अपडेट हो रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से वेट हमें लर्निंग कर रहे हैं। तो
फाइनली जब मॉडल को हम लर्निंग की बात करेंगे, मॉडल लर्निंग कर रहा है, उसको लर्निंग करवा रहे हैं, तो लर्निंग का मतलब सिंपल सा यही है कि आप हर इपोक में लॉस कैलकुलेट करते हो, फिर जो रेंडमली आपने शुरुआत में असाइन किया था W1, उसमें से कुछ दैट दिस इज द इक्वेशन, ये अपडेट होगा। ऐसे हर इपोक में साइकिल चलती रहती है, वेट अपडेट होता रहता है। और वेट किस तरह से अपडेट हो कि हमें जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली आए। जैसे कि मान लो कि इमेज एक कैट की इमेज हम मॉडल में पास करते हैं, तो आउटपुट क्लासीफाई मॉडल है कि कैट डॉग ऐसा कुछ क्लासीफाई मॉडल है कि ये इमेज कैट की है या डॉग की है। तो यदि इमेज कैट की एज ए इनपुट है और यदि मॉडल रिजल्ट आउटपुट डॉग करता है, तो मतलब कि हाई पेनल्टी लगेगी इसको। तो यहाँ पे इस तरह से वेट अपडेट, तो वेट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, या तो इसको एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। वेट इस तरह से अपडेट करते हैं कि हम फाइनल जो रिजल्ट आता है उसके नियरेस्ट पहुँचे, इस तरह से वेट अपडेट होता है। तो इस तरह से लॉस फंक्शन काम करता है। अभी ये सामने जो इक्वेशन आपको कॉन्वेक्स फंक्शन दिख रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने जो थोड़ा बैकग्राउंड बताया कि लॉस फंक्शन क्या होगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे मॉडल लर्निंग करेगा। अब हम ग्रेडियंट डिसेंट की हम बात करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है फाइनली एक प्रोसीजर है जिसमें एक एल्गोरिदम है जिसमें हम लॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू W। तो ये अपन क्यों कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन ही क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिससे हम लॉस कैलकुलेट सिंपल y इक्वल टू वाई करके घटा के बिना डिफ्रेंशिएशन करके लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके अपन घटा दें। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं कि हमें ग्रेडियंट डिसेंट ही चाहिए, ऐसा क्या रीज़न है उसका, वो थोड़ा हम इन डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ा होगा कि लीनियर रिग्रेशन में जब हम एक लीनियर रिग्रेशन का कुछ भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक बहुत बड़ा इक्वेशन बनता है। और हो सकता है कि ये स्क्वायर टर्म, जैसे मान लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे अपना स्क्वायर टर्म में इक्वेशन आ रहा है, राइट, कि y माइनस वाई हैट का, यदि हम MSE, ये भी एक लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शन के बारे में थोड़ा नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के लॉस फंक्शंस होते हैं, लॉस फंक्शंस कैसे डिसीजन लेंगे, कौन सा लॉस फंक्शन लेंगे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। बट बहुत से टाइप के लॉस फंक्शंस में एक ये है MSE, मीन स्क्वायर एरर। इसमें क्या है कि ये तो एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ है y और y हैट ये प्रिडिक्शन करने वाला है। तो एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ होगा या एक्चुअल क्लास होगी, जैसे मान लो कि क्लास 1 एग्जांपल अपन लेते हैं, या एग्जांपल अपन लेते हैं कि जैसे क्लास पर्टिकुलर क्लास कैट है और इसने y हैट दिया कि ये कैट है, इतना परसेंटेज, इतना इसका कॉन्फिडेंस है कि मैं 0.6 कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ कि ये कैट है, राइट, ऐसा करके। तो इस तरह से हम इसका लॉस कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में से प्रिडिक्ट जो करेगा उसको घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, और n i = 1 ये समेशन किया अपन ने, MSE किया। ये इसका मतलब सिंपल था कि सारे सैंपल लेंगे, जैसे 0 i क्या है यहाँ पे 1, i = 1 मतलब कि सैंपल से शुरू करेंगे। जैसे सैंपल 1 = n तक सैंपल है तो n सैंपल का सबका स्क्वायर इधर निकालेंगे और फिर उसका मीन लेंगे। मीन का मतलब है कि जितने सैंपल हैं उनको डिवाइड बाई n कर दिया, राइट। तो ये मीन निकाल लिया अपन ने। ऐसा करके मीन स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन बोलते हैं। तो ये अपना एक लॉस फंक्शन है। फिर इसका हम लेंगे ग्रेडियंट, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से और W से वेट अपडेट करेंगे, ऐसा है। अब इसका ग्रेडियंट ही क्यों लेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वहाँ पे स्क्वायर टर्म है। इस तरह से जितने भी इसको कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन जिसको बोलो, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन की हम बात करें या लॉस फंक्शन, जब अभी के लिए लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे एज पर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। बट अभी की टर्म के लिए आप समझो कि जब मैं कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन बोलूँ तो एक ही है। लेटर थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देख लेंगे और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में करके। तो कॉस्ट, यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा, कॉस्ट फंक्शन जो आ रहा है पीछे में दिखाया था, ये इसको आप कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन, ये एक्चुअल में लॉस फंक्शन है। तो कॉस्ट फंक्शन पर्टिकुलर वेरिएबल लेंगे वो कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। यदि हम पूरा वैल्यूज़ का निकाल रहे हैं तो फाइनल लॉस कैलकुलेट होता है, वो लॉस फंक्शन बन जाता है।
सो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कॉस्ट फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव डब्ल्यू, और यदि उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं विदाउट डेरिवेशन तो ये कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू y और w के बीच में यदि हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है। ऐसा ऐसा क्यों मिलता है? यदि अपने 11th-12th में स्टडी किया होगा या 10th में भी आ जाता है, आई थिंक 10th या 8th में रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह से कॉन्वेक्स आता है, राइट। तो यदि हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कंप्यूटेशनली चीपर होता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनली होता है, तो कंप्यूटेशनल बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ग्रेडियंट करने के बाद में वो सिंपल सा यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, जिसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं, अवकलन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन वुड बी द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ऐसा करके। सो पहला तो रीज़न ये है कि कंप्यूटेशनली बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही चीपर हो जाएगा। लार्ज लेवल पे यदि हम कंप्यूटेशन करते हैं तो बहुत ही चीपर कैलकुलेशन फास्ट चलेगा। दूसरा रीजन है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का क्या फ़र्क पड़ता है? देखो कॉन्वेक्स है मतलब कि इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। कॉन्वेक्स है कि यहाँ से आपने वेट को इनिशलाइज किया, ठीक है। तो वो यहाँ से, चलो कॉन्वेक्स के बारे में थोड़ा और बात कर लेंगे। तो दो रीजन मैंने बताए मेन, कि एक तो डिफरेंशिएबल हो, पहले दो रीजन बताए कि पहला रीजन है कि कंप्यूटेशनली चीपर है, और क्यों है कंप्यूटेशनली चीपर? क्योंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनता है। एक रीजन और बताया कि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स से क्या फ़ायदा होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा ये कि एक्चुअल में जो लॉस फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन लेंगे, शुड बी डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे एक तरह से ब्लेस का काम कर रही है, राइट। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x। अब इसका कंप्यूटेशन हैवी होगा इसका। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 cos x। बट यहाँ पे ये कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, ये जो बन रहा है वो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पे एक तो यदि हम इस लोकल कॉन्वेक्स फंक्शन की बात करें तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दो बन रहा है, बट ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है। तो थर्ड ऑर्डर पे वैसे अपन नहीं जाएंगे, बट थर्ड ऑर्डर इक्वेशन का डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड ऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक तरह से ब्लेस का काम करती है, और वो कंप्यूटेशनली चीपर रहेगा, राइट। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे x डिवाइड बाई दिस। सो दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट लेंगे, ये जो फंक्शन होता है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा करके। तो बहुत सारे नॉन डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, तो वो अपन काम में भी नहीं लेंगे। एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। यदि फंक्शन कहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएबल करेंगे, राइट। अभी एक्चुअली ये फंक्शन भी अपन देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ऐसा करके। ये ऐसे डिफरेंशिएबल है, ये ऐसे डिफरेंशिएबल है, बट ये फंक्शन ही दो पार्ट में ब्रेक हो गया। सो यदि इस तरह से होता है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बट ऐसे केसेस ये थोड़ा और ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको अपन लीव कर देते हैं, ऐसा करते हैं। अब हम कॉन्वेक्स का क्या फ़ायदा होगा वो अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट में बताया कि W की जो स्टार्टिंग, जब भी हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा वेट को। जब अपन वेट इनिशलाइज करते हैं, ठीक है, तो वेट इनिशलाइज करते वक्त कुछ भी रैंडम वैल्यू से वेट इनिशलाइज कर दिया अपन ने, ठीक। वेट इनिशलाइज कर दिया, मान लो उस रैंडम वैल्यू से हमारा कॉस्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट की वैल्यू y, यानी यहाँ पे कॉस्ट का मतलब लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है। लॉस यहाँ पे देखो, लॉस जितना ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी, या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, ठीक है। यदि कॉस्ट यहाँ पे है, इसका सीधा सा मतलब है कि वेट में कुछ एडिशन होगा, तब जाके, क्योंकि ये लाइन इधर जा रही है, ग्राफ इधर जाने का मतलब क्या है कि पुराना जो वेट होगा यहाँ पे, जैसे ये वेट फंक्शन दिखा रहा हूँ ना कि W माइनस अल्फा, तो यहाँ पे लॉस फंक्शन की वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, राइट। ये डिफरेंशिएट करने के बाद में पॉजिटिव आए, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव होगा, प्लस होगा। प्लस होने का मतलब सीधा सीधा है कि कॉस्ट फंक्शन यहाँ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वेट हमेशा इंक्रीज होंगे,
अब यदि मान लो कि कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे आता है आपका, यानी तो अपन को वेट को डिक्रीज करना है, तो दोनों केसेस में है कि वेट डिक्रीज करना है। अभी आप कोई सा भी रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन वेरी इधर करेगा या इधर करेगा। तो रैंडमली जब इनिशियलाइज करते हैं तो किधर भी वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन दैट। तो और मॉडल को पता चल जाता है जब कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लेके या तो ऐड करेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करेगा, दोनों में से कुछ भी एक चीज़ करेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेट की वैल्यू कुछ ऐसा रखा है आपने कि कॉस्ट फंक्शन यहाँ वेरी कर रहा है, तो हाँ अब क्या करना पड़ेगा, जब एवरी इपॉक आगे बढ़ेंगे तो वेट को घटाना पड़ेगा, राइट, ऐसे करके। तो मान लो कि ये इपॉक है, ये दूसरा इपॉक है, ये तीसरा इपॉक है, ये चौथा इपॉक है, पांचवा इपॉक है। फाइनल गोल क्या है हमारा कि कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज होना चाहिए, ये फाइनल गोल। और हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव से पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन इधर जाना है। एक्चुअली डेरिवेटिव ये भी चीज़ बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है। डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो ये लाइन ड्रॉ किया आपने, तो ये जो लाइन ड्रॉ किया इसका यदि हम थीटा निकालते हैं टेन थीटा, तो ये बताएगा कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये वेट को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे ये लाइन इसका डेरिवेटिव है, हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव लगाएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव लगाया बेस्ड ऑन द पॉइंट। इसका ये डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद में इसको कैलकुलेट किया और वेट में से घटाया। ऐसे करके गोल ये है कि हम हर आइट्रेशन के अंदर आपका जो कॉस्ट है डाउन जाना चाहिए। कॉस्ट का मतलब लॉस कम होना चाहिए। लॉस जितना कम होगा उतना ही रिजल्ट एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी। तो कॉस्ट यहाँ पे नीचे जा रहा है, ज़्यादा जाते जाते हमारा गोल ये है कि हम मिनिमाइज, जितना कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके करें। तो ये आइट्रेशन चलती रहेंगी, कॉस्ट को मिनिमाइज होता रहेगा। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, हमें गोल मिल जाता है, मैथमेटिकली हमें एक गोल मिल जाता है कि हमें कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो ये मैथमेटिकली गोल मिल गया। हर आइट्रेशन में हम चेक करेंगे कि कितना कॉस्ट फंक्शन कम हुआ और मिनिमाइज हुआ नहीं हुआ। और हमें मिनिमम वैल्यू भी पता है कि जब इस कॉस्ट फंक्शन की मिनिमम, यदि इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम आएगा तो मिनिमम कॉस्ट वैल्यू है यहाँ पे, इससे नीचे कॉस्ट जाएगी भी नहीं, राइट। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यदि यहाँ पे आपका कॉस्ट पहुँच जाता है इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीटेड। तो इस तरह से इंक्रीमेंटल स्टेप में लेते हुए हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और वेट को हमेशा अपडेट करते रहेंगे। तो अब ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स फंक्शन जब हम बोल रहे हैं कि फंक्शन इज कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का बेनिफिट ये है कि हमें गोल क्लियर है कि हमारा लोकल मिनिमा यहाँ आना चाहिए। हाँ, हमारा गोल क्लियर है कि हमें लोकल मिनिमा तक पहुँचना है और इस तरह से स्टेप्स को आगे बढ़ते रहना है। सो ये है कॉन्वेक्स का फ़ायदा मैंने बताया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स की क्लियरिटी में मैंने पहले बताया कि कौन सा फंक्शन कॉन्वेक्स है, कौन सा नहीं है। अब हम थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ जान लेते हैं। डेप्थ का मतलब ये है कि एक और मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको बताई थी कि लर्निंग रेट, ये लर्निंग रेट का इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लर्निंग रेट क्या डिसाइड करोगे कि कितनी स्टेप्स आगे बढ़ेगा वो। लर्निंग रेट ये डिसाइड कि कितना जंप मार रहे हो आप कॉन्वेक्स, ये इस लोकल मिनिमा तक पहुंचने के लिए आप कितना जंप मार रहे हो। आपने लर्निंग रेट ज़्यादा रख दी, कम रख दी, उसका इम्पेक्ट सीधा ट्रेनिंग पे पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि लर्निंग रेट डिसाइड कैसे करेंगे भाई, इसका डिसाइड करने का कोई तरीका नहीं है, ये रेंडमली डिसाइड होता है। तो ये एक तरह से ये हाइपर पैरामीटर हम इसको बोल सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम क्या लर्निंग रेट रखें, बट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट हमें इंट्यूशन आता है कि हमें ये लर्निंग रेट रखनी चाहिए। वो शुरुआत में कुछ रखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस लर्निंग रेट से हमारा कौन सा रिजल्ट बेटर आएगा। तो ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं कुछ लर्निंग रेट्स के कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ। इन जनरल केस में क्या होता है कि आप लर्निंग रेट को जितना कम रख सकते हो रखो, क्योंकि लर्निंग रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा मल्टीप्लाई होगा। जैसे जैसे हम लर्निंग रेट बढ़ाते जाएंगे तो ये सीधा शूट करने की कोशिश कर रहा है। लर्निंग रेट बढ़ा तो इसने अब यहाँ पे लर्निंग रेट 0.8 किया, बहुत ज़्यादा लर्निंग रेट किया तो सीधा ओवरशूट यहाँ किया, फिर थर्ड आइटरेशन में यहाँ किया, फोर्थ में यहाँ पूछा, लोकल मिनिमम पहुँच गया। ऐसे लर्निंग रेट यहाँ किया, फिर इस तरह से लर्निंग रेट ये भी डिसाइड करता है यहाँ बहुत ही कम स्टेप में लोकल मिनिमम पहुँच जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप्स में लोकल मिनिमा तक पहुँचा। यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप में पहुँच गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5वीं स्टेप में पहुँचा।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ स्टेप में पहुँचा, ठीक है। तो ये लर्निंग रेट, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है ज़्यादा लर्निंग रेट रखने का। कई बार क्या करता है कि ये से इस तरह से आप मान लो कि लर्निंग रेट रखा, तो ये यहीं पे ऐसे मूव करता रहेगा, ये कभी भी लोकल मिनिमा तक पहुंचता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि लोकल मिनिमा यदि ओवरशूट हो गया, ये प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली। लोकल मिनिमा यदि ओवरशूट हो गया, इसको बोलते हैं ओवरशूट प्रॉब्लम। लोकल मिनिमा यदि ओवरशूट हो गया तो कभी भी आपका मॉडल या ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे हो तो वो लोकल मिनिमा तक पहुंचेगा ही नहीं, और आपकी ट्रेनिंग इनफाइनाइट हो जाएगी। आप कितना ही मॉडल ट्रेन करो, लॉस कम होगा ही नहीं, बस वो ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा, राइट। जब भी आपका ग्रेडियंट डिसेंट डाई हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आगे बढ़ नहीं रही है, लॉस कम नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा आप लर्निंग रेट को कम करो जिससे कि ओवरशूट न करे। देखो यहाँ पे इसने पहले तो लो कॉस्ट फंक्शन, पहले तो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, लर्निंग रेट ज़्यादा होने की वजह से सीधा ओवरशूट करके इधर गया। तो ये ओवरशूट लर्निंग रेट जो होती है ना, उसको अवॉइड करना है। यदि ट्रेनिंग वही चलनी चाहिए, यदि इधर है तो सिंपल ऐसे ऐसे ही ट्रेनिंग मूव करे, इधर है तो ट्रेनिंग ऐसे मूव करे। यदि ओवरशूट कर रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ओवरशूट प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। ओवरशूट प्रॉब्लम को अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है, आप लर्निंग रेट को थोड़ा कम रखें। लर्निंग रेट कम रखेंगे तो ओवरशूट प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो दैट्स ऑल। अब अपन क्वेश्चन आंसर पे अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, डाउट्स, क्लियर।